अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। टॉपिक इंटरेक्शंस इन एन इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या इंटरेक्शंस होते हैं। आपको पता है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ एक जगह पे रहती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ये मिल के बनाती हैं। तो ये तमाम स्पीशीज़ जो हैं इनके मेंबर्स एक दूसरे के साथ और डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ कुछ इंटरेक्शंस रखते हैं। उन इंटरेक्शंस के हवाले से आज हमने स्टडी करना है। जब भी हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं इकोसिस्टम में तो दो तरह के इंटरेक्शंस को हम देखते हैं। नंबर 1 इज़ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ये ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो एक स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान होते हैं, और दूसरे होते हैं इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस ये ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होते हैं। मतलब इंसान का जो दूसरे इंसान के साथ एक ताल्लुक़ है उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, और इंसान का जो ताल्लुक़ पौधों के साथ है या दूसरे एनिमल्स के साथ है वो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जब हम पहला इंटरेक्शन देखते हैं इकोसिस्टम में तो वो है कंपटीशन, जिसका मतलब होता है मुकाबला। आपको पता है कि कंपटीशन उस वक़्त जनरेट होता है जब जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हों और डिमांड ज़्यादा हो। जैसे एक वर्ल्ड कप होता है और 12 टीम्स होती हैं, तो ये कंपटीशन जनरेट करता है, क्योंकि वर्ल्ड कप किसी भी एक टीम को मिलना है। जब रिसोर्सेज कम हों और डिमांड ज़्यादा हो तब कंपटीशन जनरेट होता है। ऐसे ही इकोसिस्टम के अंदर, हमारे इकोसिस्टम में जो कंपटीशन है वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड के लिए होता है। आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होती हैं, और वो मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए। तो हर जानदार को न्यूट्रिएंट्स और स्पेस चाहिए होती है, रहने के लिए जगह चाहिए होती है, हैबिटेट चाहिए होता है। तो हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स और स्पेस दोनों के लिए कंपटीशन जनरेट होता है। कंपटीशन दो तरह का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सेम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, कि एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, उनके दरमियान जो कंपटीशन है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और बेटे ऐसा कंपटीशन जो बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, और बेटे ऐसा इंटरेक्शन जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान हो उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब बेटा आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दोनों में से ज़्यादा स्वेयर कौन सा होता है? दोनों कंपटीशंस में ज़्यादा स्वेयर कंपटीशन कौन सा होता है और ड्रास्टिक कंपटीशन कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन कौन सा होता है? तो यकीनन वो कंपटीशन बेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्वेयर होगा और हार्श और ड्रास्टिक होगा जो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ होगा, क्योंकि ये एक ही स्पीशी के मेंबर्स हैं, इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी सेम है, इनकी फूड रिक्वायरमेंट भी सेम है और इनकी स्पेस की रिक्वायरमेंट भी सेम है। तो इसलिए इनके दरमियान जो कंपटीशन है वो ज़्यादा स्वेयर होगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस
इतने स्वेयर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर सामने एक घास का ढेर लगा हुआ है और दो मेंबर्स हैं डिफरेंट स्पीशी के, तो इन दोनों में से यकीनन फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेंबर जो है वो ह्यूमन बीइंग है और दूसरा मेंबर जो है वो बफलो है। तो अब सामने जो घास पड़ा हुआ है यकीनन उससे ह्यूमन बीइंग का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस ताल्लुक़ किसका है? बफलो का। तो बफलो जाके वो घास अपना इंटेक कर लेगी, अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर लेगी। तो जब सामने एक घास का ढेर पड़ा हुआ हो और मुकाबले में बहुत सारी सेम मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ हों, मतलब बहुत सारी बफलोज को हों, तो देन कंपटीशन जनरेट होगा। तो इसलिए ऐसा कंपटीशन जो मेंबर ऑफ सेम स्पीशी के दरमियान हो वो ज़्यादा स्वेयर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। बेटे नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना। प्रीडेशन दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में होता है। वो स्पीशी जो शिकार कर रही होती है उसे कहते हैं प्रीडेटर और वो जिसका शिकार हो रहा होता है उसे कहते हैं प्रे। तो ये जो प्रीडेशन है ये बेसिकली प्रीडेटर और प्रे का आपस में रिलेशनशिप है, आपस में इंटरेक्शन है। और किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रीडेशन है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आप किसी भी इकोसिस्टम के अंदर किसी एक स्पीशी की तादाद को, उसके नंबर को देख के दूसरे का आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फील्ड है और उस फील्ड में नंबर ऑफ रैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ फॉक्सेस कम हैं। और अगर एक फील्ड में, एक इकोसिस्टम में, एक इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ फॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो यकीनन वहाँ पे रैबिट्स कम होंगे। ये सेम ऐसे ही है कि जिस घर में एज अ पेट आपने बिल्ली रखी हुई है, कैट रखी हुई है, तो वहाँ पे चूहे जो हैं वो कम होंगे। एक्सक्यूज़ मी। और बेटे ऐसा भी है इकोसिस्टम में कि एक शिकारी जो है वो किसी दूसरे शिकारी का शिकार बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉस्कीटो शिकार है और जो इसका प्रेडेटर है वो है फ्रॉग, और इन द नेक्स्ट टाइम जो फ्रॉग है वो बेसिकली शिकार बन चुका है और इसका प्रेडेटर कौन है? स्नेक। और एक नेक्स्ट सिनेरियो में स्नेक शिकार बन चुका है और प्रेडेटर कौन है? ईगल। तो नेचर ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इकोसिस्टम के अंदर ये निज़ाम रखा है कि कोई एक मुस्तकिल शिकारी नहीं है और दूसरा मुस्तकिल शिकार नहीं है। एक शिकारी किसी दूसरे का शिकार भी बन सकता है और एक शिकार किसी दूसरे जानदार का शिकारी भी बन सकता है। तो प्रेडेटर और प्रे का जो इंटरेक्शन है इसे कहते हैं प्रीडेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। एंड कुछ प्लांट्स भी जो हैं बेटा, दे आर प्रेडेटर्स। ऐसे प्लांट्स जो शिकार करते हैं इंसेक्ट्स का, उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट में बेसिकली मॉडिफिकेशन रखी है। एवोल्यूशन के दौरान ये पौधे ऐसी ज़मीन पे मौजूद थे जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी, मतलब कि उस मिट्टी में जहाँ ये पौधे मौजूद थे वहाँ नाइट्रोजन डेफिशिएंट थी। तो नेचर ने एवोल्यूशन के प्रोसेस में इनके जीन्स के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन लाई, ऐसी म्यूटेशन लाई, ऐसी चेंज लाई इनके डीएनए में, इनके जीन्स में, कि इनके लीफ की शेप इस तरह से अरेंज हो गई कि ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के काबिल हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं
पिचर प्लांट की। पिचर लफ्ज़ ज़ाहिर है सुराही, इसमें इसके लीव्स की मॉडिफिकेशन कैसे होती है कि इस तरह से एक इसकी नेक होती है, नीचे ये इसकी बेस होती है और ऊपर की जानिब इस तरह से एक हुड होता है। मतलब दिस रीजन इज कॉल्ड नेक, ये इसकी बेस है और ये है इसका हुड। इसकी नेक के अंदर की जानिब यहाँ पे इस तरह से लगे होते हैं ब्रिस्टल्स, ये स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ बेस पे कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो स्वीट नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्वीट नेक्टर, मीठा रस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ये ग्लैंड्स। और से साथ ही जो इनके कलर होता है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, वो अट्रैक्टफुल होता है। इंसेक्ट्स इनकी तरफ इंसेक्ट्स जो हैं ये इनकी तरफ राग़िब होते हैं, इनके कलर को देखते हुए और स्वीट नेक्टर को स्मेल करते हुए। और जैसे ही ये इंसेक्ट इस हुड से, इस ओपनिंग से अंदर की जानिब एंटर होते हैं और नीचे बेस पे पहुंचते हैं, इस तरह से, तो ये हुड ऊपर से बंद हो जाता है। इस तरह के टच रिसेप्टर मौजूद होते हैं इस नेक में कि जैसे ही यहाँ आके टच करता है इंसेक्ट तो फ़ौरन से हुड जो है ऊपर से बंद हो जाता है। जैसे ही हुड बंद हो जाता है तो इंसेक्ट अंदर फंस जाता है इस नेक्टर में, इंसेक्ट बिकम पैरालाइज्ड। अब बेस से ख़ास किस्म के एंजाइम रिलीज़ होते हैं, वो एंजाइम इस इंसेक्ट को इसमें मौजूद जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन्स हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब प्रोटीन्स टूटती हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं, तो उन अमाइनो एसिड्स में मौजूद जो अमाइनो ग्रुप है इट कंटेन नाइट्रोजन, और इस तरह से ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की नीड पूरी करते हैं। ये एक MCQs है कि विच प्लांट्स कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, तो आप उसमें ऑप्शन टिक करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन लिव, कैन ग्रो, कैन डेवलप इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल बिकॉज ये अपनी नीड ऑफ नाइट्रोजन को फुलफिल कर लेते हैं फ्रॉम द प्रे, फ्रॉम द इंसेक्ट। सेम बेटा ऐसे ही नेक्स्ट जो थर्ड इंटरेक्शन है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। सिम्बायोसिस एक ऐसा इंटरेक्शन है जो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी के दरमियान होता है। सिम्बायोसिस में पहली जो एग्जांपल है वो है पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म। तो बेटा पैरासाइटिज्म जो है ये भी याद रखिएगा कि डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान में ये ताल्लुक़ होता है। एक बात आपने हमेशा बेटा याद रखनी है कि मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी एक दूसरे के पैरासाइट नहीं हो सकते। सेम स्पीशी के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के पैरासाइट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मॉस्कीटो का पैरासाइट नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि मॉस्कीटो का पैरासाइट नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही फ्रॉग का पैरासाइट नहीं हो सकता। टेपवर्म्स के पैरासाइट नहीं हो सकते। सो पैरासाइट्स जो हैं, ये जो पैरासाइटिज्म है ये ऐसा ताल्लुक़ है
जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान में होता है। इसमें एक होस्ट होता है। होस्ट वो होता है जिसके ऊपर या जिसके अंदर पैरासाइट रिलाय कर रहा होता है फूड के लिए और स्पेस के लिए। और पैरासाइट वो होता है जो होस्ट से पैरासाइट वो होता है जो होस्ट से शेल्टर लेता है, होस्ट से फूड लेता है, बदले में होस्ट को हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। होस्ट वो जानदार होता है जिसके ऊपर या जिसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट रहता है और पैरासाइट होस्ट से शेल्टर लेता है यानी कि स्पेस लेता है, फूड लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है। इसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। पैरासाइट अपने लोकेशन ऑफ इन्वेजन कि जहाँ पे ये अटैक करते हैं उसकी बिना पे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बॉडी के होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के बाहर की जानिब रहते हैं। एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है मॉस्किटो। मॉस्किटो होस्ट की बॉडी के ऊपर बाइट करता है और यहाँ से स्किन में मौजूद कैपिलरीज से ब्लड को सक करता है और बदले में प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करता है जिससे मलेरिया काज होता है। लीचीज़ की जो एक सबसे मेन टाइप है उसे मेडिसिनल लीच भी कहते हैं, जिसको लोग अपने स्किन के ऊपर बाइट करवाते हैं। लीच अपने सकर्स अपने हुक की मदद से होस्ट की बॉडी पे अटैच हो जाती है और फिर होस्ट की बॉडी से ब्लड को सक करती है। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं। जितने भी टेप वर्म्स हैं, लीवर वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, जितने भी पेट में कीड़े होते हैं, टेनिया सैजिनाटा इसकी एग्जांपल है, ये तमाम एंडोपैरासाइट्स हैं। बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं, ये भी एंडोपैरासाइट की एग्जांपल है। वायरसेस होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं, दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, अगर मैं बेटा आपसे सवाल करूं कि दोनों पैरासाइट्स एंडो और एक्टो में से रिमूवल ऑफ पैरासाइट्स ईजी किस में होता है, मतलब कौन से पैरासाइट्स के इन्फेक्शन को इन्फेस्टेशन कहते हैं। इन्फेस्टेशन इन्फेस्टेशन ऐसे तमाम इन्फेक्शंस जो पैरासाइट्स की वजह से हों उनको इन्फेस्टेशन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ पैरासाइट को डिसइन्फेस्टेशन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि डिसइन्फेस्टेशन ईजी किस केस में होती है, एक्टोपैरासाइट में या एंडोपैरासाइट में, तो बेटा एक बार याद रखिएगा कि एक्टोपैरासाइट्स को रिमूव करना ईजी होता है। एंडोपैरासाइटिक इन्फेक्शन जो हैं, क्योंकि ये बॉडी के सिस्टम्स और बॉडी के जो हमारे सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, दैट्स वाई इनको रिमूव करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। नेक्स्ट, पैरासाइटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स से न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं। कस्क्यूटा और डॉडर इसकी एग्जांपल हैं। ये करते क्या हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये होस्ट प्लांट के
जाइलम टिश्यूज़ हैं। होस्ट प्लांट के ये जाइलम टिश्यूज़ हैं और ये होस्ट प्लांट के फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। आपको पता है फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर फूड मौजूद होती है, जाइलम टिश्यूज़ के अंदर वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं इनकी मॉडिफाइड, इनके अंदर मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। इन मॉडिफाइड रूट्स को कहते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया ये अपनी मॉडिफाइड रूट्स को होस्ट प्लांट के वास्कुलर टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं और फिर होस्ट प्लांट से अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं। मतलब फ्लोएम से ये फूड ले रहे होते हैं और जाइलम से ये वाटर और मिनरल्स को ले रहे होते हैं। तो इस तरह से ये होस्ट प्लांट की बॉडी से फूड ले रहे होते हैं, उससे शेल्टर ले रहे होते हैं और बदले में यकीनन जो होस्ट प्लांट है जब उसके अंदर न्यूट्रिशनल नीड्स कम होंगी तो बदले में उसको ये नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें दो जो सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस हैं वो भी रिमेनिंग हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें एक है म्यूचुअलिज्म और दूसरा है कॉमन्सलिज्म। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं हमने, कंपटीशन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेडेशन, प्रेडेशन की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन और प्रेडेटरी प्लांट्स जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, these are very important. Long question, short question, examples are very important for MCQs. उसके बाद सिम्बायोसिस में पैरासाइटिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ पैरासाइट्स जो हैं बेटा वो होते हैं टेम्परेरी पैरासाइट्स और कुछ होते हैं परमानेंट पैरासाइट्स। टेम्परेरी पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल का कुछ टाइम होस्ट की बॉडी से बाहर गुजारते हैं और कुछ टाइम होस्ट की बॉडी के अंदर गुजारते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल का जो एक पार्ट है वो मॉस्किटो में गुजारता है और जो दूसरा पार्ट है वो होस्ट यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गुजारता है। तो इस तरह से अगर किसी भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा होस्ट हों तो उसको हम कहते हैं कि इसकी ये टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं, कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर दो होस्ट मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद होते हैं परमानेंट पैरासाइट्स। परमानेंट पैरासाइट वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में गुजारते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन 9th क्लास बायोलॉजी में पढ़ा था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की गट के अंदर रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो वहाँ विटामिन के बनाते हैं और जब मौका मिलता है तो फिर हमें इन्फेक्शन भी काज कर देते हैं। मतलब वो बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स हैं। जैसे मौका मिलेगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। सेम ऐसे ही जो वायरसेस हैं, वायरसेस होस्ट की बॉडी से बाहर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वायरसेस के पास राइबोसोम्स नहीं होते, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। इसलिए वायरसेस को रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट की बॉडी, होस्ट का सेल चाहिए होता है, क्योंकि वायरसेस होस्ट के सेल की राइबोसोम्स यानी कि मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हुए अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। आपको याद होगा कि जब कोविड-19 जब स्प्रेड हुआ तो कहा गया कि आप कोशिश करें कि इसकी ट्रांसमिशन कम से कम हो, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, फेस पे मास्क पहनें,
कि सब चीज़ें क्यों कही गई, क्योंकि अगर कोरोना वायरस होस्ट की बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसकी कॉपीज़ नहीं बढ़ेंगी, वो मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बना पाएगा अपनी, ठीक है। और जब होस्ट की बॉडी में आ गया, होस्ट के सेल में आ गया, तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो ऐसे तमाम पैरासाइट्स जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी लाइफ साइकिल के लिए होस्ट की ज़रूरत हो, उन्हें कहते हैं कि ये एक ही होस्ट की ज़रूरत हो, दे आर कॉल्ड परमानेंट पैरासाइट्स। और ऐसे पैरासाइट्स जो अपनी लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा होस्ट की बॉडी में गुजारें और कुछ हिस्सा इन्वायरमेंट में, कुछ हिस्सा दूसरे होस्ट की बॉडी में गुजारें, तो दे आर कॉल्ड टेम्परेरी पैरासाइट्स। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का लेक्चर है ये अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। घर बैठ के वक्त को ज़ाया ना करें, वक्त इंतहाई तेज़ी से गुजर रहा है, आपको ये वक्त काबिल इस्तेमाल बनाना है। डेली लेक्चर सुनें, घर में इनकी प्रैक्टिस करें और एक लम्हा भी फ्री ना रहें, लेक्चर्स को ज़ाया ना करें और महफूज रहें, घरों में रहें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, आप बीमार ना पड़ें। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।